ओके। इतनी बातें समझ में आ गई थी, है ना? डीएनए क्या है, किससे मिलके बना है, स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया था। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया हमने, राइबोज, डीऑक्सी सब क्लियर हो गया। डीएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, फॉस्फेट ऐड होता है। फॉस्फेट किस तरह से काम करता है, जैसे मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क चांदी का है ना, वर्क। उस तरह से काम करता है आपका ये। एंड इसके बाद फिर हमने वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल देखा था। कहानी भी आपको बता दी थी, है ना? कहानी भी बता दी थी, वो भी पता है किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई। एडेनिन पेयर करता थाइमीन के साथ, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। सब क्लियर है यहाँ तक? ओके यस मैम। है ना? ये वाला चार्ट अच्छे से क्लियर, आई होप कि नोट्स आपने बना लिए होंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चे, यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे कि हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्यूरीन्स एंड पिरिमिडिन पिरिमिडिन्स होते हैं। ठीक है, प्यूरिन्स नाम छोटा है लेकिन साइज बड़ा है। ठीक है, नाम छोटा है पर साइज इसका बड़ा है। ये डबल रिंग्ड होता है। ठीक है, इसमें 9 मेंबर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 9 मेंबर्ड रिंग होता है। और पिरिमिडीन नाम बड़ा है लेकिन काम छोटा है, ये सिंगल रिंग होता है, सिंगल रिंग। और इसमें 6 मेंबर्ड होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। ओके, तो यहाँ आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। प्यूरिन में आपका क्या क्या आ जाता है? आलू गोभी, है ना? एजी, एडेनिन एंड ग्वानिन। और आलू गोभी को जो हम कट करते हैं तो वो किस में आ जाता है? आपका पिरिमिडिन में। तो साइटोसिन, यू फॉर यूरासिल एंड टी फॉर थायमिन। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर थी सबको? अब देखो, इस चैप्टर में आपको प्यूरिन और पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, लेकिन जो कि मैं इसलिए पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि आपने बायोमोलिक्यूल में प्यूरिन और पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है, आपको पता नहीं है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे पहचानते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे प्यूरिन पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर अगर आ गए एग्जाम में तो कैसे पहचानना है ये समझेंगे। ठीक है, तो एडेनिन ग्वानिन सबसे पहले तो देखते ही पता चल जा रहा है कि ये डबल मेंबर्ड रिंग है। ओके, और ये तीनों सिंगल मेंबर्ड है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो, एडेनिन ग्वानिन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे होते हैं, किस किस पॉइंट पे नाइट्रोजन होते हैं। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी नंबरिंग कैसे होती है। जो यहाँ लिखा है आपको सेम टू सेम बच्चे वैसे याद करना है। देखो, यहाँ 1 है, ठीक है, 1 है तो इधर 2 हो जाएगा। हमने ऐसे क्या पढ़ा है, जहां पे ऑक्सीजन हो उसके राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट होती है ना, ये पढ़ा है, यही पढ़ाया है आपको। लेकिन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग चल रही है। नंबरिंग कैसे चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग चल रही है। और ये हो गया 6। ठीक है, उसके बाद 7 8 9, ये जो नंबरिंग चल रही है ये कैसे चल रही है? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे कैसे चल रही है? एंटी क्लॉक, और यहाँ पे क्लॉकवाइज नंबरिंग। ओके, तो इसमें अगर हम देखें तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? नंबर 1 पे, नंबर 3 पे, नंबर 7 पे और नंबर 9 पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रोजन एडेनिन और ग्वानिन में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है।
तो 1 पे, 3 पे, 7 पे, 9 पे, ठीक है। और आपके पिरिमिडीन में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? सिर्फ 1 और 3 पे। देखो जो आपका पिरिमिडीन है वो प्यूरिन का आधा है ना, छोटा है ना, तो इसमें कहाँ प्रेजेंट है? 1 और 3 पे। इसमें 1379, फोन नंबर याद कर लो, 1379। 1379 किसके लिए है? प्यूरिन के लिए, क्योंकि प्यूरिन छोटा है लेकिन काम इसका बड़ा है, स्ट्रक्चर इसका बड़ा है। और 1379 को यहां से तोड़ दो तो 1 और 3 की जगह पे नाइट्रोजन किसमें प्रेजेंट है? पिरिमिडिन में, ठीक है, 1 और 3। और इसमें देखो आपका जो ये हो रहा है नंबरिंग, वो कैसा हो रहा है? वो कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज। कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नंबरिंग हो रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज नंबरिंग हो रही है। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? नीचे से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो इतनी बातें हमको समझ में आ गई कि अच्छा प्यूरिन देखेंगे पहचान जाएंगे, पिरिमिडीन देखेंगे पहचान जाएंगे। सिंपल, अगर पूछा कि प्यूरिन कौन सा है, पिरिमिडीन कौन सा है। लेकिन अगर पूछ लिया कि एडेनिन कौन सा है, ग्वानिन कौन सा है, तो कैसे पहचानोगे? कोई बच्चा अगर सो रहा है, ठीक है, कोई बच्चा सो रहा है तो जाग जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। कोई बच्चा नहीं सोएगा, कोई बच्चा नहीं सोएगा। और बच्चे क्या करेंगे? ऐसा, मतलब ऐसा कुछ बनाओ कि यहां से मैं देख सकूं कि कौन बच्चा सो रहा है ना। मेरे पास ऐसा कुछ दिव्य दृष्टि आ जाए कि मैं देख सकूं कि ऑनलाइन में कौन बच्चा सो रहा है और यहीं से उसको थप्पड़ लगा सकूं, ठीक है। कोई बच्चा नहीं सोएगा। हाँ, चलो अब देखो एडेनिन, एडेनिन और ग्वानिन को कैसे पहचानेंगे? मान लो एडेनिन ग्वानिन दिया है तो कैसे पहचानेंगे? हमेशा हम क्या देखेंगे? हमेशा हम क्या देखेंगे? मुकुट देखेंगे, मुकुट, ठीक है, मुकुट देखेंगे। कैमरा ऑन के ऑप्शन ऑप्शन में भी ना बहुत सी चीजें आती है। एडेनिन ग्वानिन में किसी भी चीज में हम क्या देखेंगे? मुकुट। जैसे बच्चे मान लो पुलिस वाला है, ठीक है, पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वाले का आप क्या देखते हैं? कैप देख के पहचानते हैं, कैप, और यहाँ पे जो स्टार्स होते हैं उसको देख करके पहचानते हैं वो किस लेवल का पुलिस वाला है ना। हवलदार है कि वो क्या है, पता चल जाता है ना देख के, ओके। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चे? हेड देख रहे हैं। तो हेड इसका कौन सा है? 6 नंबर, 6 नंबर इज हेड, ठीक है। तो 6th पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। अगर 6th पोजीशन पे NH2 है, अगर 6th पोजीशन पे NH2 है तो इसका मतलब वो क्या है बच्चे? एडेनिन है। अगर 6th पोजीशन पे अमाइन ग्रुप है तो वो क्या है? आपका एडेनिन है। याद रखना है, आपका एडेनिन है, ठीक है, एडेनिन। एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, ए फॉर अमाइन ग्रुप, ए फॉर एडेनिन, ए फॉर अमाइन ग्रुप, ओके। यस मैम। चलो फिर है ग्वानिन। ग्वानिन के 6th पोजीशन पे, ग्वानिन के 6th पोजीशन पे क्या है? ओ है, ठीक है। ग्वानिन के 6th पोजीशन पे बच्चे यहाँ पे क्या आ गया? ओ, मतलब ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है 6th पोजीशन पे, इसका मतलब वो क्या है? ग्वानिन है। मतलब क्या है? ग्वानिन है, ठीक है, याद रहेगा। अगर NH2 है 6th पोजीशन पे, मुकुट पे NH2 है, मतलब वो एडेनिन है। मुकुट पे ऑक्सीजन है तो वो क्या है? ग्वानिन है, ठीक। चलो अब हम पिरिमिडीन को पहचानते हैं, CUT को। तो पिरिमिडीन को पहचानने के लिए बच्चे, पिरिमिडीन को पहचानने के लिए हम क्या देखेंगे? फिर से इसका मुकुट देखेंगे। इसका मुकुट कौन से पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे है, ठीक है। मुकुट किस पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे। तो देखो जो आपका पिरिमिडीन होता है उसके, उसमें हर सब में साइटोसिन हो, यूरासिल हो, थाइमीन हो, सब के सेकंड पोजीशन पे क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ये तो कंपलसरी है, सबके सेकंड पोजीशन पे क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, ठीक है। हमको क्या देखना है? हमको क्या देखना है? 4th पोजीशन। हमको क्या देखना है? 4th पोजीशन। तो अगेन अगेन एडेनिन सबसे पहले नंबर पे था, तो सबसे पहले नंबर पे जो जॉब करता है उसके लिए हमने क्या ऐड किया? मुकुट पे अमाइन ग्रुप,
ठीक है। तो वैसे ही सबसे पहले नंबर पे इधर कौन आ रहा है, साइटोसिन। तो हमने इसके मुकुट पे क्या लगाया, अमोनिया। उसके बाद जो प्रमोशन मिला यूरासिल, ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया उसके मुकुट पे, ऑक्सीजन। और जो थाइमीन है, थाइमीन के भी मुकुट पे क्या लगेगा, ऑक्सीजन। लेकिन अब बोलोगे कि मैम फिर पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे ऐसे कि उसके 5th पोजीशन पे एडिशनल क्या लगा है, CH3 मिथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई भाई। साइटोसिन और एडेनिन, साइटोसिन उस तरफ प्यूरिन में एडेनिन है और इधर क्या है, साइटोसिन। तो साइटोसिन के 4th पोजीशन पे NH2 साइटोसिन, और उस तरफ क्या हो गया, ग्वानिन, और इधर क्या हो गया बच्चे, यूरासिल। तो इधर हम, ठीक है, इधर हम क्या लगा दे रहे हैं, ऑक्सीजन। और थाइमीन में हम क्या लगा दे रहे हैं बच्चे, थाइमीन में हम क्या लगा दे रहे हैं, ऑक्सीजन, और 5th नंबर पे मिथाइल। इज दिस क्लियर, पहचान लोगे आप अच्छे से, अच्छे से पहचान लोगे, ठीक है। पूरा बच्चे इसको रिवाइज करना है, घर की दीवारों पे लिख डालो, दरवाजे पे लिख डालो, खिड़कियों पे लिख डालो, है ना, पूरे बिस्तर पे लिख डालो। उसके बाद जो है मम्मी पापा आपका स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्यूरिन और पिरिमिडिन। मैम फिर वो हमारे बदन पे लिख देंगे हर एक चीज। ठीक है, फिर आपका स्ट्रक्चर बनेगा प्यूरिन और पिरिमिडिन का। मैम मैं वॉल्स पे मैम वो बहुत बुरा बन जाएगा, ऐसा बनेगा कि हम पहचान भी कोई समझ भी नहीं पाएगा। तो आपको मेरा ये कहने का मतलब क्या है कि आपको लिख लिख के इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है बच्चे इसको। नाउ पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। अब हमने ये समझ लिया कि भाई DNA तो बहुत लंबा है, DNA तो बहुत लंबा है, 2 मीटर का है DNA। अब हम इसको पैकेज करना चाहते हैं, हम इसको क्या करना चाहते हैं बच्चे, पैक करना चाहते हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स हम करने वाले हैं। इतना छोटा सा हमारा न्यूक्लियस है, नैनोमीटर में बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है, उसके अंदर 2 मीटर का DNA मैं कैसे डालूं। तो हम आज पैकिंग करने वाले हैं DNA की, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, जब आप जो सुई धागा होता है ना, सुई धागा, आप उसका थ्रेड कभी निकाल के देखना, पूरा खोल के देखना, ठीक है। एक भाई को पकड़ा दो, बहन को पकड़ा दो, पूरा खोल के देखो, पूरा मोहल्ला नाप लेगा आपका, जितना मोहल्ला होगा ना पूरा मोहल्ला नाप लेगा। लेकिन वो कितने छोटे से रील में आ जाता है ना, इतने छोटे से रील में आ जाता है। तो वैसे ही बच्चे हम क्या करने वाले हैं, पैकेज करने वाले हैं। तो देखो पैकेजिंग कैसे होती है। इन प्रोकैरियोट्स DNA इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ लार्ज लूप इन द न्यूक्लियोइड रीजन। हमको पता है कि प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनके पास क्या होता है बच्चे, एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है। न्यूक्लियोइड रीजन होता है जहां पे DNA पड़े होते हैं, ठीक है, DNA कॉइल्ड होकर के पड़े होते हैं। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन। उस न्यूक्लियोइड रीजन में क्या खास बात है भाई कि वहीं पे DNA पड़े हैं। वहां पे क्या है बच्चे, प्रोटीन है, वहां पे क्या है, प्रोटीन्स हैं, और वो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, और हमारे DNA क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। सो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और वहीं पे न्यूक्लियोइड रीजन पे ही DNA पड़ा रहता है, बोलता मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं पड़ा रहूंगा, ठीक है। चलो, इन यूकरियोट्स में हमको पता है कि न्यूक्लियस होता है। यूकरियोट्स में क्या है बच्चे, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है बच्चे, मैगी की तरह प्रेजेंट है हमारा DNA। मैगी की तरह क्या प्रेजेंट है बच्चे, DNA प्रेजेंट है, ठीक है। So in eukaryotes, there occurs a complex organization of DNA in chromosome. DNA is wound around the core of histone octamer. ये क्या है, जैसे ऊन का गोला आपने देखा है ना, ऊन के गोले में किस तरह से ऊन लिपटा हुआ रहता है, ऊन के गोले में जिस तरह से ऊन लिपटा हुआ रहता है बच्चे, वैसे ही हमारे पास क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है। कुछ बच्चे बहुत लेट आते हैं, है ना, अभी आ रहे हैं,
कुछ बच्चे और लेट आएंगे, तो बताओ मुझे कितनी डिस्टरबेंस होगी, मैं बार बार जा करके एडमिट करूंगी आप लोगों को, है ना। तो बच्चे थोड़ा सा आप लोग टाइम पे आया करो, और कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। अच्छा, क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था। ओके, तो पहले आ जाओगे तो क्लास ज्वाइन हो जाएगा, पहले आ जाओगे तो क्लास ज्वाइन हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास ये है थ्रेड, इसको मैंने क्या किया बच्चे, इसको मैंने क्या किया, एक ऑक्टामर के तरह चारों ओर लपेट दिया। ठीक है, ये थ्रेड है, यूं मैंने इसको इस तरह से लपेट दिया। ठीक है, और फिर ये मेरा थ्रेड है, और जब मैं इसको जूम करके मैंने देखा तो ये क्या है बच्चे, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। इसका क्या नाम है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, और इस हिस्टोन प्रोटीन को जब मैंने देखा तो ये कैसा लग रहा है बच्चे, इस तरह से 1 2, ठीक है, ये 1 2 3, 1 2 3, और उस साइड क्या है, चौथा हिस्सा है, उस साइड चौथा हिस्सा है। चलो सारे बच्चे जाओ उस साइड देख के आओ, देखो चौथा हिस्सा दिख रहा है, जाओ देख के आओ उस साइड, मैं नहीं बना सकती ना, देख के आओ। दिख गया सबको चौथा हिस्सा, यस है ना, दिख गया ना, तो चलो वेरी गुड। तो उस साइड बच्चे चौथा हिस्सा है, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्टामर हो गया ना, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल, है ना, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कितना हो गए बच्चे, 8 हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टामर, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल। लेकिन लेकिन हिस्टोन तो भाई 5 तरह के होते हैं, तो फिर 4 कैसे, देखो H2A, H2B, H3 और H4, यहाँ पे H2A, H2B, H2B, H3 और उसके चौथे साइड, ठीक है, जो आगे का साइड है जो हमको नहीं दिख रहा है, उधर क्या है, H4 है। ओके, और ये जो आपका H1 बच गया, H1 बच गया, ये कहाँ पे लगेगा बच्चे, यहाँ पे, ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये वाला थ्रेड, ये वाला थ्रेड, ये वाला थ्रेड इस थ्रेड से ऐसे अलग ना हो जाए, सही जगह पे लगा रहे, तो ये क्या कर रहा है, इसको लिंक कर रहा है बच्चे, H1 हिस्टोन। ये क्या, ये कौन है, H1, ये क्या कर रहा है, बिल्कुल इसको लिंक करके जगह पे रख रहा है ना, ये वाला, ये वाला एकदम सही जगह पे रहे, सही जगह पे रहे, तो इसको क्या कर रहा है, बिल्कुल लिंक करके रख रहा है। इज दिस क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया इतनी बात। ओके, Yes, जैसे आप क्लिप लगा देते हो ना, क्लिप लगा देते हो वैसे। ओके, मैम ये वाला और एक और बार बताते हैं, H1 वाला नहीं आया। और ये जो है, ये जो है बच्चे आपका बीच में जो क्रोमैटिन जो खुला हुआ है, जो उसके चारों ओर नहीं लिपटा है, इस क्रोमैटिन को क्या बोलते हैं बच्चे, लिंकर। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, लिंकर डीएनए या लिंकर क्रोमैटिन बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, लिंकर जीन, समझ गए। ओके, तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, देखो मैंने अभी तक क्या बताया बच्चे, क्या बताया कि न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल पड़े हुए हैं उलझे उलझे से हमारे क्या, उलझे उलझे से हमारे क्या पड़े हुए हैं, क्रोमैटिन। जब क्रोमैटिन उलझे हुए से पड़े होते तो हम उसको क्या बोलते हैं, डीएनए उलझे हुए से पड़े रहते हैं तो उसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। वो थोड़े और कंडेंस होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, ब्यूटीफुल से क्रोमोसोम। ठीक है, जब वो डिवाइड होने वाले होते हैं तो ये डीएनए कैसे, ये जो क्रोमोसोम है कैसे हो जाते हैं, ऐसे। उससे पहले कैसे प्रेजेंट रहते हैं, बिल्कुल ऐसे उलझे हुए से, है ना, घर में पड़े हुए हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है हमको 2 हिस्से में टूटना है, दूसरे घर जाना है, तो तैयार होके सज जाती हैं, बिल्कुल परी बन जाती हैं, क्रोमोसोम बन जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम क्रोमोसोम को नहीं देख रहे हैं, अभी हम किसको देख रहे हैं बच्चे, हम नॉर्मल अपना सेल देखें, डिवाइड होने से पहले हम क्या देख रहे हैं कि सेल के अंदर जो हमारा डीएनए है कैसे प्रेजेंट है, ये इस तरह से कुछ खुला हुआ है और कुछ रैप्ड है, कुछ रैप्ड है, किसके चारों ओर रैप्ड है, हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर रैप्ड है, कुछ हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर रैप्ड है। हिस्टोन प्रोटीन हमारा कैसे बना हुआ है, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे इस तरह से प्रेजेंट है। 4 ऊपर 4 नीचे समझ में आ गया ना, इस तरह से भाई, ऐसे, इस तरह से, अगर 4 ऊपर तो 4 आपका क्या हो गया, नीचे, ये आपका हो गया हिस्टोन प्रोटीन। इसके चारों ओर आपका रैप्ड है क्या,
ये आपका डीएनए, ठीक है। और जो डीएनए यहाँ पे रैप्ड है, आपको पता है कितने बेस पेयर यहाँ पे रैप्ड होते हैं हर हिस्टोन के आसपास? 200 बेस पेयर। 200। कितने बेस पेयर? 200 बेस पेयर रैप्ड होते हैं, ओके। और ये हमारा जो है, ये जो खुला हुआ पार्ट है जो बीच बीच में बच जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? लिंकर, क्योंकि ये लिंक कर रहा है, लिंक कर रहा है। इसके बाद फिर से हमारा एक क्या होगा बच्चे? फिर से हमारा हिस्टोन प्रोटीन होगा, फिर से हिस्टोन प्रोटीन होगा, और उसके चारों ओर फिर से ये क्या होंगे? रैप होंगे, फिर से रैप होंगे। इज दिस क्लियर? अब एक और बात, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्लस क्रोमोसोम, ठीक है, सॉरी, हिस्टोन प्लस डीएनए, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? हिस्टोन के साथ जो डीएनए लिपटा रहता है, इसको हम टोटल क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। ये ऊन का गोला जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। इस ऊन के गोले को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोसोम, ठीक है, क्लियर। इसमें कितने बेस पेयर है? 200 बेस पेयर हैं। इतनी बात क्लियर। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, क्या ये स्ट्रक्चर आपको बीट्स एंड स्ट्रिंग नहीं लग रहा है? बीट्स ऑन स्ट्रिंग, मोतियां, है ना, तार में जैसे मोतियां लिपटी हुई होती है ना, मोती फिर तार फिर मोती फिर तार, वैसा नहीं लग रहा? बिल्कुल, तो वैसे देखने में लगते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। हिस्टोन आर पॉजिटिवली चार्ज, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं प्रोटीन, एज दे आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड। ये क्यों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं? क्योंकि इनमें बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, खासकर लाइसिन एंड आर्गिनिन, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर हैज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल, ऊपर 4 नीचे 4, एंड इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जीन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ओके। अब देखो क्या है, इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बन गया, इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब बीट्स ऑन स्ट्रिंग मतलब, बीट्स मतलब बच्चे मोती, और स्ट्रिंग मतलब धागा, मोती फिर धागा, मोती फिर धागा, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस जो मोती और धागे वाले स्ट्रक्चर को ना, ये मोती था, ये धागा था, ये मोती था, ये धागा था, ये मोती, ये धागा, ऐसे था, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको बिल्कुल ऐसे मोड़ लिया, हाँ, गले से खोल करके इसको मोड़ के यूं पकड़ लिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मोती है ये इस तरह से हो जाएगा, मोती धागा, बिल्कुल ऐसे, मोती ये धागा, ठीक है, ये मोती ये धागा, ये मोती ये धागा, और पास पास आ जाएंगे कि नहीं? आ जाएंगे, ठीक है। ये धागा हो गया बीच बीच में, ये मोती ये धागा, इस तरह से आ जाएंगे। तो बच्चे ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है, ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। ये वाला, जब इसको हमने इस तरह से बना दिया, और सुपर कॉइल्ड होता है, और सुपर कॉइल्ड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड, ठीक है। अब ये और सुपर कॉइल्ड होगा तो फिर आगे क्या बनाएगा बच्चे? आगे क्या बनाएगा? क्रोमोसोम, ठीक है। आगे क्या बनाएगा बच्चे? क्रोमोसोम, क्लियर? ठीक है। और सुपर कॉइल्ड होगा, क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। चलो, इतनी बातें क्लियर हो गई। किसी को कोई डाउट है? रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है ना? मैम एक बार बता दो, मैं अभी आई हूँ क्लास में। क्यों आई हो अभी? मैम आज लेट हो गया ज्वाइन करने में। बहुत ब्रीफ में बताऊंगी, ध्यान से सुनो कुछ, है ना। जो क्रोमैटिन होता है, मैं पूरा नहीं बता सकती। क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन चारों ओर पूरा लिपटा हुआ है, किसके किसके लिपटा हुआ? जल्दी जल्दी फटाफट सभी बताओ, किसके लिपटा हुआ है? है ना, बार बार मेरे मुंह से क्रोमैटिन निकल रहा है बच्चे। डीएनए, ठीक है, जो हमारा डीएनए है, 2 मीटर का डीएनए, उसको मैं कैसे रैप कर सकती हूँ? नहीं रैप कर सकती, तो बीच में मैंने क्या डाला है? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। बीच बीच में मैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन ऐड कर रही हूँ। हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर है, 4 ऊपर 4 यूनिट नीचे,
उसके चारों ओर मैंने राउंड रैप कर दिया है, वो अच्छे से अटैच हो गया। क्यों अटैच हो गया? क्योंकि हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है। ये क्वेश्चन आता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है? डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि उसमें क्या है, फॉस्फेट है। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज है, वो उसके चारों ओर रैप हो गया और उसने क्या स्ट्रक्चर बना दिया, क्रोमैटिन। वो और ज्यादा कंडेंस होगा तो क्रोमैटिड, क्रोमैटिड से फिर आपका क्या बन जाएगा बच्चे, क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आगे बनते हुए जाएंगे। सोलेनॉइड होगा इसी को हम क्रोमैटिड भी बोलेंगे। देखो सोलेनॉइड, ये सारे मिल करके क्या बन गया बच्चे, सोलेनॉइड बन गया। अब सोलेनॉइड ही क्या बना रहा है आपका, क्रोमैटिड बना रहा है। ठीक है, सोलेनॉइड ही क्या बना रहा है, क्रोमैटिड। सिंपल सी बात है कि ये आपका क्रोमैटिन हो गया। क्रोमैटिड किसको बोलते हैं, क्रोमोसोम के ही आर्म्स को बोलते हैं। जब क्रोमोसोम पूरा कंप्लीट बन रहा है उस समय क्या है, उसके आर्म्स बन रहे हैं। ठीक है, आप जब रस्सी को लपेटते हो, यूं इस तरह से लपेटते हो, तो आप क्या कर रहे हो, फुल्ली कंडेंस कर रहे हो, तो आप क्या बना रहे हो, उसका क्रोमैटिड बना रहे हो। बीच में इसे बांध दो तो फूल जैसा बन जाता है। कभी बनाया ऐसा, यस मैम। है ना? इस तरह से Yes, ma'am. इस तरह से लपेटते जाते हो, फिर इसको बीच में बांध देते हो, तो ऊपर का आर्म बन जाता है, नीचे का आर्म बन जाता है ना ऐसा। तो Yes, ये ma'am. हो गया क्रोमैटिड, ये हो गया क्रोमैटिड, और ये पूरा हो गया स्ट्रक्चर क्या, क्रोमोसोम। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ऐसा ही दिखता है, बीट्स ऑन थ्रेड। ठीक है, ऐसा ही दिखता है देखने में। और ये आपका हिस्टोन का स्ट्रक्चर हो गया ये पूरा। तो डीएनए है हमारा, डीएनए से न्यूक्लियोसोम बना, फिर सोलेनॉइड बना। ठीक है, यही सोलेनॉइड को हम क्या बोल रहे हैं, ये पूरा क्रोमैटिन फाइबर है, कंडेंस हो रहा है, क्रोमैटिड बन गया, फिर आगे चल के क्या बन रहा है, क्रोमोसोम बन रहा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक और बात, कि जो हमारा डीएनए है बच्चे, डीएनए के टाइप्स पहले हम देख लेते हैं, डीएनए के टाइप्स देख लेते हैं। डीएनए आपका बहुत अलग अलग टाइप का होता है, ए टाइप, बी टाइप, डी टाइप, जेड टाइप। ठीक है, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। और दूसरा जो डीएनए का टाइप्स है, एक होता है कोडिंग डीएनए, या फिर कोडेड डीएनए बोलते हैं, या फिर नॉन कोडिंग डीएनए। तो वो क्या होता है, कोडिंग डीएनए में क्या है, वो पार्ट, डीएनए का वो पार्ट है ना, मैक्सिमम डीएनए का वो पार्ट जो कि कोड करता है किसके लिए, प्रोटीन के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन। डीएनए के टाइप्स में हम एक ही डीएनए में डीएनए के टाइप्स देख रहे हैं। ठीक है, दो तरह का डीएनए देख रहे हैं। एक डीएनए कौन सा है बच्चे, ये पूरा डीएनए है। एक पार्ट कौन सा है, ये कोड कर रहा है किसके लिए, प्रोटीन के लिए, ये हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा पार्ट नॉट कोड फॉर प्रोटीन, नॉट कोड फॉर प्रोटीन। बस सिंपल सी बात है, उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, नॉन कोडिंग डीएनए। ठीक, नाउ नेक्स्ट, अब जो हमारा क्रोमैटिन है, क्यों इतने लेट आ रहे हो भाई, क्यों इतने लेट आ रहे हो, अभी अभी आ रहे बताओ बच्चे। क्यों इतने लेट आए हो बताओ, देखो इतना कुछ पढ़ाई हो गया, क्यों इतने लेट आए हो। अब बोलना नहीं है, चलो गुड। नाउ जो हम क्रोमैटिन पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन हेल्प इन फर्दर पैकेजिंग ऑफ द क्रोमैटिन। जो नॉन हिस्टोन पार्ट है, ठीक है, नॉन हिस्टोन पार्ट है, वो क्या कर रहा है, फर्दर हेल्प कर रहा है क्रोमैटिन बनाने में। सिंपल सी बात है कि ये हमारा क्या बन गया, ये हिस्टोन पार्ट, ये नॉन हिस्टोन पार्ट, ये हमारा क्या बन गया बच्चे, पूरा का पूरा क्रोमैटिन बन गया। अब बात कर रहे हैं कि क्रोमैटिन दो तरह का है, क्रोमैटिन दो तरह का है, यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन कौन है, यू क्रोमैटिन वो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन का ही आपका सिंगल जो क्रोमैटिन है ना, उसी में दोनों तरह के क्रोमैटिन पाए जाते हैं।
ठीक है, उसी में दोनों तरह के क्रोमैटिन पाए जाते हैं। यूक्रोमैटिन वो क्रोमैटिन है जहां जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, मतलब जहां से क्या बनेगा, एमआरएनए बन सकता है। क्यों एमआरएनए बन सकता है? क्योंकि ये लूजली पैक्ड है। कैसे है? लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है, तो आराम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएंगे और वहां से एमआरएनए बन जाएगा। कैसे बनता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ इतना ही जानो कि ये लूजली पैक्ड है तो यहाँ से एमआरएनए बन जाता है। हेट्रोक्रोमैटिन क्या होते हैं? ये इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, इतने ज्यादा टाइटली एकदम बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं, इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। एमआरएनए बच्चे आरएनए का टाइप है, मैसेंजर आरएनए। आगे पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे इसका पूरा डिटेल इसी चैप्टर में। ओके ओके मैम। हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन वो है जहां से आपका एमआरएनए नहीं बन सकता, एमआरएनए नहीं बन सकता। ठीक है, और ये क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये डेंसली पैक्ड है। ठीक है, डेंसली पैक्ड है। तो इससे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा कि किससे आपका आरएनए बनता है, किससे आरएनए नहीं बनता है। तो यूक्रोमैटिन से आरएनए बनता है, हेट्रो से नहीं बनता है। एक्टिव और इनएक्टिव एरिया, एक्टिव एरिया मतलब आरएनए बन रहा है, इनएक्टिव एरिया मतलब आरएनए नहीं बन रहा है। ठीक है, इनएक्टिव एरियाज मतलब कि जहां से आरएनए नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? इतना ज्यादा डेंस पैक है कि उसको खोलना ही मुश्किल है। चलो, चारगाफ रूल, चारगाफ रूल, चारगाफ इन 19, यस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सब आप 12th में पढ़ने वाले हो, सब 12th में पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलो चारगाफ, चारगाफ 1950 में इन्होंने कुछ चीजें बताई थी। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया बेस को, अदर कंटेंट ऑफ डीएनए को। फिर इन्होंने क्या बताया था बच्चे कि प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेस पेयर आर इन इक्वल अमाउंट। जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा, पिरिमिडीन होगा। जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा बच्चे, आपका पिरिमिडीन होगा, है ना। नहीं तो सीढ़ी क्या होगी, ऊपर नीचे नहीं हो जाएगी, है ना। प्यूरिन और पिरिमिडीन इक्वल अमाउंट में होंगे। द रेशियो ऑफ ए प्लस टी एंड जी प्लस सी, मतलब एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयर करता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से पेयर करता है। ठीक है, ये इसका जो रेशियो होगा बच्चे, ये क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, और स्पीसीज के लिए कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन अलग अलग स्पीसीज के लिए वेरी कर सकता है। ये मैंने आपको बना के बताया था पिछली क्लास में। कैसे? अगर एडेनिन मेरे पास मान लो 30 है, ठीक है, अगर प्यूरिन और पिरिमिडीन को मिला के मुझे 100% करना है तो प्यूरिन कितना होगा? अगर 100% करना है तो प्यूरिन 50 होगा और पिरिमिडीन भी 50 होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर दोनों मेरे पास 100% है तो प्यूरिन 50 होगा और पिरिमिडीन 50 होगा। तो अगर मेरे पास एडेनिन 30 है तो ये भी थाइमीन भी क्या होगा बच्चे? 30 होगा, क्योंकि एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन, एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमीन। ठीक है, ग्वानिन, ग्वानिन कितना हो जाएगा बच्चे? फिर 20 हो जाएगा। अगर एडेनिन 30 है तो ये ग्वानिन क्या हो जाएगा? 20, और ये भी क्या हो जाएगा? 20। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 60/40 आ जाएगा। इट इज नॉट इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 1 नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखना कि प्यूरिन एंड पिरिमिडीन का अगर रेशियो लो तो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ, बट एडेनिन प्लस ग्वानिन बाय साइटोसिन प्लस थाइमीन इज इक्वल टू 1 होगा। ये होगा कि नहीं बताओ? एडेनिन अगर 30 है तो ग्वानिन क्या हो जाएगा? 20। साइटोसिन अगर एडेनिन 30 है तो आपका थाइमीन भी 30 होगा, और ये भी क्या होगा? 20। तो 50/50 1 हो गया, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इतनी बात क्लियर है?
थोड़ी बहुत मैथ आती है कि नहीं? थोड़ी बहुत मैथ आती है कि नहीं? मैम आती है। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर। ओके, तो इन्होंने यही बात बताई थी। नाउ चलो कुछ क्वेश्चन करो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इफ देयर आर 10,000 नाइट्रोजन बेस पेयर, तो न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। भाई मुंह खोल के बोल दो, है ना? मैम 20,000 20 होगा, क्योंकि पेयर में इतने हैं तो एक एक न्यूक्लियोटाइड कितना होगा? ठीक है, पेयर में इतने हैं तो इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 2। सिंपल, हाँ सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है कि अगर पेयर में मौजे 8 हैं, पेयर में मौजे 8 हैं तो एक एक मौजा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना? नहीं 16। नाउ चलो, साइटिडीन इज ए, साइटिडीन क्या था? न्यूक्लियोसाइड। ये क्या था? न्यूक्लियोसाइड था। एंड एडिनोसाइन इज ए, अगर मैं पूछूं एडिनोसाइन, नाइट्रोजन बेस। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब मैंने आपको बोला था कि RNA आएगा ना? एडेनिन नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस क्या है आपको पता है? एडेनिन, थानिन, है ना? सॉरी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन। उसके अलावा कोई नाम आएगा तो वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड होगा ना। तो अगर एडेनिन नाइट्रोजन बेस है तो साइन अगर लग गया तो वो क्या होगा? साइन होगा। मैंने राइबोन्यूक्लियोसाइड आपको में बताया था कि न्यूक्लियोसाइड में क्या लगता है? ईदर साइड लगेगा, साइन लगेगा, और क्या लगेगा? डाइन लगेगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई चीजें ऐड हो, या तो डाइन या तो साइन। ठीक, मैम एक बार रिपीट कर दो। एक बार क्या पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी? साइटिडीन, सिंपल सी बात है। हाँ, और बताओ, एक और एग्जांपल ले लें। यस मैम। थाइमिडीन, कॉमन सेंस है ना? थाइमिडीन क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। साइड हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। और ग्वानोसाइन, ग्वानोसाइन क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। ये भी न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। मैम दोनों। न्यूक्लियोसाइड। लेंथ ऑफ डीएनए विथ 23 बेस पेयर इज, 23 बेस पेयर हैं। ठीक है, हमने पढ़ा बच्चे, पूरा एक टर्न अगर लेती है तो कितना कितना है बच्चे? हर एक जो बेस पेयर है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है? उसके बीच का डिस्टेंस क्या है? 3.4 एंगस्ट्रॉम में पूछा है ना, एनम में नहीं पूछा है। तो हम एंगस्ट्रॉम लेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3.4 है। टोटल हमारा कितना था? सेकंड आएगा फिर 34 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो क्या पूछ रहा है कि भाई हमने देखा कि इसमें कितने बेस पेयर आए थे? 10 था। 34 एंगस्ट्रॉम में कितने बेस पेयर आ रहे थे? 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर आ रहा था। तो भाई सिंपल सी बात है, जितना पूछेगा उससे आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 23 है तो इसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं? ठीक है, 78.2 यस, ठीक है। एंगस्ट्रॉम। ओके ओके ओके, चलो अब है बच्चे एडेनिन इज 30%, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन? चलो मैं इसको करने के दो तरीके बताती हूँ, दो तरीके। एक तरीका जो आप करते आ रहे हैं, ठीक है, एक तरीका जो आप करते आ रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि पूरा टोटल क्या है? 100% है, पूरा टोटल 100% है। तो एडेनिन, ध्यान से सुनना, दो तरीका है इसका।
एडेनिन फर्स्ट तरीका, एडेनिन अगर आपका 30% है तो थाइमीन ऑल्सो 30%. थाइमीन भी आपका क्या हो जाएगा 30%। ठीक है, तो A प्लस टी इक्वल टू कितना हो गया 60%। ठीक 60%। तो 100 में से हमने 60 माइनस किया, 100 क्यों लिया, सब कुछ क्या है टोटल 100%, तो हमारे पास कितना आ गया 40%। 40% आ गया, तो हमको पता है क्या, हमको पता है कि भाई ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, तो हमको इनको इक्वल बांटना होगा, है ना। 20%. हेंस ग्वानिन इज इक्वल टू 20% एंड साइटोसिन इज इक्वल टू 20%। लेकिन इससे इजी तरीका सुनो, देखो हमने क्या पढ़ा कि प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन। ठीक है, तो हमारे पास A एंड G इज इक्वल टू C एंड T। ठीक है, तो हमारे पास एडेनिन अगर 30% है, मतलब ये क्या हो जाएगा 50%, है ना, 50% ये हो जाएंगे, क्योंकि टोटल हमको 100% लेना है। तो A और G इक्वल टू C एंड T है, तो ये 50% हो गया और ये दोनों 50% हो गए। तो अगर एडेनिन 30 है तो ग्वानिन क्या होगा बच्चे 20. 20। इजी निकाल लिए, है ना। ठीक है, अगर मान लो साइटोसिन पूछा रहता तो सिंपल सी बात है कि ग्वानिन इक्वल है साइटोसिन के, तो ये हो गया 20, ये हो गया 30, देख के बता दोगे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आए तो 12th में ये बनाना, 12th के पेपर में ऐसे निकालना, क्योंकि उसमें थोड़ा मार्क्स मिलेगा। मैम ये नीट में ऐसे बनाना, फटाक से निकल जाएगा। ठीक है, ओके मैम। अब देखो बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक, एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उस समय बड़ी दिक्कत हो रही थी कि भाई जेनेटिक मटेरियल है कौन सा, क्या चीज है जो इनहेरिट हो रही है, क्या चीज है। देखो पिछले क्लास में आपको क्या पता चला कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में जीन बैठा हुआ है। ठीक है, क्रोमोसोम में जीन बैठा हुआ है, जीन में अलील है, ऐसा आपने पढ़ा। लेकिन क्रोमोसोम में जीन कहाँ बैठा हुआ है, कैसे ट्रांसफर, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो कोई आरएनए है, क्या वो कोई लिपिड है, वो है क्या। ठीक है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट होने शुरू हुए। ये पूरा चैप्टर फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट है बच्चे, तो आ जाइए लैब में। ठीक है, सो फ्रेडरिक मिसर नाम के साइंटिस्ट जो थे, हमने पढ़ा कि उन्होंने न्यूक्लियन के बारे में बताया था, ये कहानी मैं बता दी, डस्टबिन से उठाया था उन्होंने बैंडेज, है ना। फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ आए। ठीक है, ग्रिफिथ जो हैं बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही त्रिशा अच्छे से, ग्रिफिथ जो हैं उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। ये जो हम चूहे वाला एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आपको अगर आए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज गिवन बाय हुम, तो ग्रिफिथ ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, इसमें किया क्या था, इन्होंने चूहे लिए, क्या लिया इन्होंने, 4 चूहे लिए और उसके साथ इन्होंने एस स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया और आर स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, बैक्टीरिया है। अब देखो इसको डिप्लोकोकस निमोनिया भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये स्ट्रेप्टोकोकस डिप्लोकोकस क्या है, ध्यान से सुनो बच्चे, आपने कोकस बैक्टीरिया पढ़ा था, यस मैम। पढ़े हो ना 11th में, कि सब भूल गए, भूली बिसरी यादें बिल्कुल जला के उसको, हाँ
याद है ना? चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो आपने कोकस बैक्टीरिया पढ़ा था। कोकस बैक्टीरिया किस शेप का था? स्फेरिकल। मैम स्फेरिकल स्फेरिकल। शेप का था। तो अगर कोकस बैक्टीरिया अकेला है तो हम तो उसको क्या बोल रहे हैं? कोकस। ठीक है, अगर कोकस बैक्टीरिया डबल पेयर में है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं बच्चे? डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस। अगर ये स्ट्रिप्स के फॉर्म में है, ठीक है, ऐसे लाइन लरी बना दी है इन लोगों ने, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। और ये स्ट्रेप्टोकोकस बड़ा बदमाश है। ये क्या कॉज करता है बच्चे? निमोनिया। क्या कॉज करता है? निमोनिया। निमोनिया। लेकिन ये स्ट्रेप्टोकोकस दो तरह का है, दो तरह का है। एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है, एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज नहीं करता है। ठीक है, तो कौन निमोनिया कॉज करता है? जो एस स्ट्रेन वाला है। एस स्ट्रेन वाला इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, एस स्ट्रेन वाला इज वेरी स्मार्ट, इट इज वेरी स्मूथ, बहुत ही स्मूथ है। क्यों? क्योंकि इसने अलग से पॉलीसेकेराइड कोट पहन रखी है, बहुत स्मार्ट है। ये कोट पहन के आता है बॉडी के अंदर और ये बोलता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, जैसे आप जैकेट पहन के जाते हो ना, लो चला लो गोलियां, जितनी गोलियां चलाना है चला लो, मैं तो कोट पहन के आया हूँ। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस एस स्ट्रेन वाला क्या करता है? हमारी बॉडी में जैकेट पहन के आता है, तो जितने भी एंटीबॉडीज डालो कुछ नहीं होता इसका। ठीक है, जितनी भी एंटीबॉडीज डालो, स्टार्टिंग में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया आएगा तो इनका कुछ नहीं हो पाता। समझ गए? तो एस वाले बड़े स्मार्ट हैं। क्या पहन के आए हैं? क्या पहन के आए हैं? जैकेट। ठीक है, आर स्ट्रेन वाले रहे बुद्धू, ये ऐसे ही आ गए, ऐसे ही आ गए और क्या हुए? मारे गए। ठीक है, बॉडी में आए तो मारे गए। ओके, तो हम आ जाए ब्लैंक स्लाइड पे। ओके, तो भाई इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? किसने? ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ ने। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले क्या किया भाई? चूहा लिया, ठीक है, चूहा ले लिया इनने। अब इस चूहे में, क्यों हंसी आ रही है भाई? गंदा चूहा बनाया है मैंने? बहुत सुंदर है चूहा। हम अच्छा है। की मूंछ देख के हंसी आ रही। बुढ़ा हाँ, चूहा है, इसकी मूंछ निकल इस रही है। चूहे में बताओ कितनी जल्दी चूहा बना लिया नहीं मैंने। पूछ। इस चूहे में सबसे पहले क्या डाला बच्चे? इन्होंने सबसे पहले क्या डाला? क्या डाला? इंजेक्शन लगाया। ठीक है, सबसे पहले। अच्छा, मैंने ग्रिफिथ का स्पेलिंग तो सही लिखा है ना? हाँ, सही लिखा। यस मैम। ठीक है, चलो सही लिखा है ग्रिफिथ का स्पेलिंग। चलो, मुझे लगा कहीं गलत तो नहीं है। चलो, सबसे पहले इन्होंने बच्चे, इन्होंने रफ आर स्ट्रेन डाला। कौन सा स्ट्रेन डाला? आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया। तो बताओ, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया जब इसके अंदर गया तो इसके पास एंटीबॉडीज थे ना अपने, तो उससे क्या हुआ? आर स्ट्रेन वाला मर गया। मर गया। तो चूहा जिंदा रहेगा कि मर जाएगा निमोनिया से? जिंदा रहेगा भी और जिएगा। अलाइव है ना, अलाइव रहेगा, भागेगा दौड़ेगा, कुछ नहीं हुआ इसको। ठीक है, सो चूहा इज वेरी हैप्पी। चूहा इज वेरी हैप्पी। ओके, नाउ कि ये साइंटिस्ट ने मुझ पे एक्सपेरिमेंट किया, हुआ कुछ नहीं। अब क्या हो गया? अब क्या हुआ? उन्होंने फिर भाई दूसरा चूहा लिया। ठीक है, इतने बड़े बड़े चूहे नहीं लेने हैं। ठीक है, दूसरा चूहा लिया। ओके, दूसरा चूहा जो लिया बच्चे, इसमें क्या डाला इन्होंने? इसमें क्या डाला? एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन डाला। एस स्ट्रेन।
एस स्ट्रेन में क्या होगा? चूहा पास क्या होगा? कवरिंग है तो इनकी बॉडी इसको मार नहीं पाएगी, बेचारा यस, चूहा मर जाएगा डेड फिर। हो जाएगा। ठीक है, डेड हो जाएगा। सो नाउ चूहा विल डैड चूहा विल मैम कुछ चेंज नहीं करेगा डेड, जब वो मर मर गया जाएगा। चूहा। चूहा क्या हो गया? मर गया। ठीक है, अब इन्होंने देखा कि चूहा तो मर गया। इसके बाद बच्चे इन्होंने क्या किया कि ये जो एस स्ट्रेन था, ठीक है, एस स्ट्रेन जो आपका था, इसको क्या किया, पहले सोचा कि चलो इसको उबाल के देखा जाए। ठीक है, इसको क्या किया जाए बच्चे? उबाल के देखा जाए। एस स्ट्रेन है यहाँ पे। ये तो नहीं लग रहा कि मैम बनाने में इतना समय वेस्ट कर रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा नो मैम। है ना? मेरे साथ बनाते चलो। ये एस स्ट्रेन है, इसको क्या किया बच्चे? हीट किल कर दिया, हीट किल्ड। ठीक है, एस स्ट्रेन को क्या किया? हीट किल्ड कर दिया। मैं क्यों बना बना के बता रही हूँ, आपको याद रहेगा। ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, तो ऐसे आपको याद रहेगा बच्चे। हीट किल कर दिया। अब ये क्या कर रहे हैं? हीट किल्ड करने के बाद, हीट किल करने के बाद अब इसको डालना चाहते हैं चूहे में, और ये देखना चाहते हैं कि चूहे में डालने के बाद होता क्या है। ठीक है, चूहे का मुंह बहुत ज्यादा मोटा ही बन गया। ठीक है, ओके। अब ये क्या कर रहे हैं कि इसमें डाल के अब ये हीट किल्ड वाला देख रहे हैं, तो क्या होगा बताओ? मैम चूहा जिंदा है, हाँ, चूहा जिंदा रहेगा बच्चा। ये हीट किल्ड अगर ऐसे स्ट्रेन डालेंगे तो चूहा क्या होगा? बच जाएगा, बच जाएगा बच्चे, चूहा बच जाएगा। ठीक है, ये चूहा क्या हो गया? यहाँ पे बच गया चूहा। ओके, नाउ अब इन्होंने क्या किया? अब इनको ना बिल्कुल अब मन में शांति नहीं आ रही है। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये क्या करना चाह रहे हैं बच्चे? अब ये क्या करने वाले हैं, देखना ध्यान से। ठीक है, अब ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, इसमें मिला दे रहे हैं क्या? हीट किल्ड एस स्ट्रेन में क्या मिला दे रहे हैं? रफ वाला। ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन में क्या मिला दे रहे हैं? रफ स्ट्रेन। ठीक है, रफ स्ट्रेन मिला दिए। अब इन्होंने जो देखा, इससे ये बिल्कुल आश्चर्य में आ गए कि चूहा क्या हुआ? मर गया। ठीक है, मर गया। तो अब इनको लग रहा है कि ऐसा कैसे हुआ भाई, ऐसा कैसे हुआ? चूहे को तो नहीं मरना चाहिए था। एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन क्या है? हीट किल्ड है, हीट किल्ड है, तो ये तो मार ही नहीं सकता चूहा को। रफ स्ट्रेन से तो चूहा मरा ही नहीं, मरता ही नहीं है। ठीक है, मरता ही नहीं है। तो फिर ये कैसे, हाउ इट कैन किल माउस, कैसे मार सकता है माउस को? तो इनको क्या समझ में आया कि एस स्ट्रेन जो किल्ड वाला था उससे कोई चीज निकली, क्योंकि भाई एस स्ट्रेन में ही कोई चीज थी। एस स्ट्रेन से कोई चीज निकली, वो आर स्ट्रेन में गई और उसने आर स्ट्रेन को बदल दिया। ठीक है, एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन मटेरियल, ठीक है, जो भी चीज है उसके अंदर, एस स्ट्रेन का जो मटेरियल है, ठीक है, वो क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया किसमें? ट्रांसफर इनटू आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन में चला गया एंड कन्वर्टेड इट इनटू, किसमें कन्वर्ट कर दिया भाई? किसमें कन्वर्ट कर दिया? इसको बिल्कुल सुपर एस स्ट्रेन में बदल दिया। कन्वर्टेड आर स्ट्रेन इनटू, आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। ठीक है,
आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल दिया। इतनी बात क्लियर। हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या किया, यस मैम। चूहे लिए आर स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन लिया। आर स्ट्रेन से चूहा नहीं मरता है, एस स्ट्रेन से चूहा मरता है। आर स्ट्रेन लगाया तो चूहा नहीं मरा, एस स्ट्रेन लगाया तो चूहा मर गया। अब हमको मन में शांति नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि अगर एस स्ट्रेन से बीमारी होती है तो क्या अगर इसको खौला देंगे पानी में, है ना, हीट किल कर देंगे तो भी बीमारी होती है? तो हमने देखा बीमारी नहीं होती है। अच्छी बात है। अब हमने क्या किया कि जो मरा हुआ एस स्ट्रेन है, डेड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, दोनों को मिला दिया और फिर चूहे में डाला। तो हमको क्या एक आश्चर्यजनक हमको रिजल्ट देखने को मिला कि चूहा तो मर गया। तो हमको क्या समझ में आया कि कुछ चीज है जो ये एस स्ट्रेन से किस में आई, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में आई। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि उसने आर स्ट्रेन को किस में बदल दिया, एस स्ट्रेन में बदल दिया। इज दिस क्लियर? यस मैम। ये कहानी समझ में आ गई, चूहे की दर्द भरी कहानी, यस मैम। है ना? मैम चूहा ऐसा यहाँ नहीं हो सकता कि आर स्ट्रेन सिर्फ डालो और जिससे चूहा जिंदा हो सके? नहीं, मरे हुए को जिंदा करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए जादू टोना करना पड़ता है ना? जो हमें आता नहीं। चल ठीक है, इतनी बात क्लियर बच्चे ना? अब देखो साइंटिस्ट आए, इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका क्या नाम था, ऑसवाल्ड एवरी, ऑसवाल्ड, ठीक है, कॉलिन और मैकार्टी। ये 3 साइंटिस्ट आए, ऑसवाल्ड, कॉलिन और मैकार्टी। तो ये ज्यादातर ये जो है लोग मैकार्टी के नाम से ही जानते हैं कि मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने तो ये बताया कि कुछ चीज है तो ट्रांसफर होती है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, कि कुछ चीज ट्रांसफर होती है, बस इन्होंने इतना बता के छोड़ दिया। फिर मैकार्टी आए, बोले भाई मतलब आधा ही बताया, बताओ तो क्या ट्रांसफर हो रहा है ना, क्या ट्रांसफर हो रहा है बताओ। तो मैकार्टी आए, ऑसवाल्ड और कॉलिन आए, इन्होंने क्या किया बच्चे, दे डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसको पढ़ा कि भाई उसमें क्या ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। चलो, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बोला कि जो ट्रांसफॉर्म चीज हो रही है, जो ट्रांसफॉर्म हो रही है चीज, अगर वो प्रोटीन होगी, अगर वो प्रोटीन होगी तो प्रोटीएज उसमें डालेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म मटेरियल, जो भी चीज ट्रांसफॉर्म हुई, ठीक है, मान लो चूहे के अंदर जो चीज आई, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म हुई, या फिर आर स्ट्रेन में जो चीज आई, जो ट्रांसफॉर्म मटेरियल था उसको लिया और इन्होंने इसको किससे रिएक्ट कराया, प्रोटीएज से रिएक्ट कराया। क्यों प्रोटीएज से रिएक्ट कराया? क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा श्योरिटी थी कि पक्का वो जो ट्रांसफर होता है ना चीज, वो क्या है, प्रोटीन। क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन। तो वो क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन अगर होगा तो प्रोटीएज एंजाइम डालेंगे तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा, तो आगे हमको वो नहीं दिखेगा। ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल में अगर हम प्रोटीएज डाल देंगे तो हमको वो फिर ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल में नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, फेल हो गया, उनको दिखा, ठीक है, उनको एज इट इज चीजें दिखी। फिर उसके बाद फिर से ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल लिए, जो भी मटेरियल था, उसके बाद उन्होंने उसमें क्या डाला बच्चे, लिपेजेस डाला। उन्होंने बोला लिपिड हो सकता है, तो वो फिर क्या हो गए, फेल हो गए। फिर उन्होंने क्या डाला, आरएनएज डाला, ठीक है, आरएनएज डाला, फिर से वो क्या हो गए, फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या डाला बच्चे, लास्ट बारी आई जिसपे उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, डीएनए। तो उन्होंने डीएनएज डाला, तो देखा कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल में जब डीएनएज डाला तो आगे वो गायब था, क्योंकि डीएनएज ने उस पूरे डीएनए को क्या कर दिया था, खा लिया था। इसका मतलब कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल आया था उसमें क्या था, डीएनए था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है।
दोनों एक्सपेरिमेंट समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो लेट ज्वाइन किए हैं समझो ध्यान से कि चीजें हो क्या रही हैं बच्चे। ग्रिफिथ ने क्या बोला, ग्रिफिथ ने, मैकार्टी ने, ये सब क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने 4 चूहे ले लिए, 4 चूहे ले लिए, फिर उन्होंने क्या ले लिया बच्चे, अलग अलग स्ट्रेन लिया। आर स्ट्रेन लिया जो बीमारी कॉज नहीं करता है निमोनिया, एस स्ट्रेन लिया जो बीमारी कॉज करता है। आर स्ट्रेन डाला तो ऑब्वियस सी बात है बीमारी कॉज नहीं करता है तो चूहा बच गया। एस स्ट्रेन डाला तो चूहा मर गया क्योंकि वो बीमारी कॉज करता था। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे समझना चाहते हो ना, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन, तो ऐसे समझ लो कि कोरोना का, ठीक है, कोरोना का स्ट्रेन हो सकता है। तो कोरोना के स्ट्रेन को फिर क्या किया, हीट किल करके देखा, हीट किल करके देखा तो क्या समझ में आया बच्चे कि भाई हीट किल करने के बाद तो कोविड हो ही नहीं रहा है ना। वैसे ही हीट किल करने के बाद निमोनिया हो ही नहीं रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हीट किल ऐसे स्ट्रेन को किस में मिला दिया, रफ स्ट्रेन से, तो देखा कि चूहा मर गया। क्यों? क्योंकि हीट किल्ड वाले से मटेरियल किस में ट्रांसफर हो गया, आर स्ट्रेन में। अब जो आर स्ट्रेन में जो मटेरियल आया, ठीक है, ट्रांसफर हुआ चीज और आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल गया, तो इन्होंने देखा कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसमें जो ट्रांसफर हो रहा है चीज आर स्ट्रेन से, सॉरी एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जो चीज आ रहा है वो है क्या, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जो चीज आ रहा है वो है क्या, वो ट्रांसफर मटेरियल है क्या, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो लिपिड है, या वो आरएनए है, या वो डीएनए है। तो हर चीज पता करने के लिए वो क्या डाले, पहले प्रोटीएज डाले, क्योंकि अगर प्रोटीन होगा तो वो आगे हमको रिजल्ट में नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रोटीएज प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट। तो प्रोटीएज डाला तो फेल, लिपेज डाला तो फेल, आरएनएज डाला तो फेल, डीएनएज डाला तो देखा कि डीएनए तो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ है एस से आर में वो क्या है, डीएनए है। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। नाउ हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट भी बता ही देती हूँ क्योंकि सारा एक्सपेरिमेंट यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट क्या था। सोए तो नहीं हो, लैब में हो ना, सारे नहीं, बच्चे मैम। लैब में हो ना। हाँ, चूहे पकड़ते रहो, चलो। हाँ, मैम चूहे फिर उसको एग्जाम कौन देगा जो आप पढ़ा रही हैं? चूहे चूहे पकड़ते रहना आपको, है ना। कौन से चूहे, कौन से चूहे पकड़ना है, यहाँ जो उछल कूद कर रहे हैं ना चूहे, उन चूहों को पकड़ना है, कहीं जाने नहीं देना है। उनको बोलना है क्लास में रहो, समझ गए? उनको बोलना है क्लास में रहो, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर आपको भी फिर इंजेक्शन लगेगा। चलो, हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट। हर्सी चेज ने 1952 में उन्होंने भी प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इतनी बात पहले हो गई थी कि अच्छा डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, आप पता कर रहे हैं कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने क्या किया भाई, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। क्या क्या चीजें ली, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें चाहिए हमको लैब में, ई कोलाई बैक्टीरिया, 2 ई कोलाई बैक्टीरिया, और क्या चाहिए हमको, 2 वायरस चाहिए। कौन से वायरस चाहिए, बैक्टीरियोफेज चाहिए, बैक्टीरियोफेज चाहिए। बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, बैक्टीरिया को बीमार कर देते हैं। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते, है ना, उनमें अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देते हैं और उनके जेनेटिक मटेरियल में बिल्कुल रेप्लिकेट होने लगते, बैक्टीरिया को भी बीमार कर देते। सो बैक्टीरियोफेज वायरस हमने लिया। क्या क्या चाहिए, 2 इकोलाई और 2 वायरस, 2 इकोलाई बैक्टीरिया और 2 वायरस चाहिए हमको। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस ले लिया। वायरस में, एक वायरस में हमने क्या किया बच्चे, एक वायरस में हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर डाला। क्या डाला, रेडियो एक्टिव सल्फर डाला। ठीक है, ठीक है, क्या डाला, रेडियो एक्टिव सल्फर। ओके, सल्फर क्यों डाला, क्योंकि हमको यकीन है कि जो चीज ट्रांसफर होती है वो क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो अगर वो प्रोटीन होगी,
अगर वो प्रोटीन होगी तो भाई जो रेडियो एक्टिव सल्फर है वो जाएगा, बैक्टीरिया में दिखेगा हमको अंदर। ठीक है, जो चीज वायरस से बैक्टीरिया में जाएगी, अगर वो प्रोटीन होगी तो वो भी जाएगी, सल्फर भी जाएगा, सल्फर भी हमको दिखेगा। क्यों? क्योंकि सल्फर प्रोटीन में क्या होता है, अमाइनो एसिड में क्या होता है, सल्फर होता है, जानते हो ना, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, नाउ दूसरे में क्या डाला बच्चे, दूसरे में फास्फोरस डाला, दूसरे में रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला। फास्फोरस क्या डाला बच्चे, इतना चीख चीख के मैं बोल रही हूँ लगातार, और बोल रहे वॉइस कम आ रही है। नहीं मैम बिल्कुल सही है। जान ले लो, और इतना बड़ा माइक लगा हुआ है। चलो, रेडियो एक्टिव क्या डाला बच्चे, फास्फोरस डाला। ठीक है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाल दिया। फास्फोरस क्यों डाला, क्योंकि दूसरी तरफ हमको क्या डाउट था कि डीएनए हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए में क्या रहता है, फॉस्फेट रहता है। ठीक है, अगर ये गया, ये इसमें हमको इकोलाई में दिखा अंदर, इसके जेनेटिक मटेरियल में, इकोलाई के जेनेटिक मटेरियल में हमको फॉस्फेट दिखा, इसका मतलब डीएनए जा रहा है। अगर हमको सल्फर दिखा, इसका मतलब प्रोटीन है। इज दिस क्लियर? ठीक है, अगर सल्फर एक एक जो वायरस है उसके ऊपर क्या डाल दिया, रेडियो एक्टिव सल्फर डाला, अगर सल्फर हमको इकोलाई में दिखा, इसका मतलब प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल। अगर हमको डीएनए दिखा, सॉरी फास्फोरस दिखा, इसका मतलब डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल। इतनी बात क्लियर हुई? कान खोल के सुन रहे हो ना? मैम जब देखो। सल्फर दिखा तब डीएनए जेनेटिक। क्यों नहीं होगा भाई, देखो सल्फर जब जाएगा, देखो मतलब बेस क्लियर नहीं है आप लोगों का, फोटोन में कैसे आ गए। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड बनते हैं सल्फर से, और अमाइनो एसिड से बनता है क्या, प्रोटीन। ठीक, अगर ये वाली बात समझ नहीं आ रही, मतलब बेस क्लियर नहीं है, बायोमोलिक्यूल अच्छे से नहीं पढ़ा आप लोगों ने। नो मैम सल्फर वाला एक और बार बता दो। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ क्लियर कीजिए। ये वायरस ले लिया, ठीक है, जब तक आप लोगों को इस तरह से मुंह बना के नहीं बताया जाए ना, समझ नहीं आता आप लोगों को। ठीक है, ये वायरस ले लिया, बड़ा खुश है ये वायरस, बड़ा खुश है ये वायरस। अब इस वायरस पे, इस वायरस के अंदर, इस वायरस के अंदर मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया बच्चे, सल्फर डाल दिया। क्या डाल दिया, सल्फर। सल्फर। तो भाई जब ये वायरस इकोलाई के अंदर जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, जब ये वायरस इकोलाई के अंदर जाएगा, जाएगा, ठीक है, इकोलाई के अंदर जाएगा, तो अगर अगर ट्रांसफर होगा सल्फर, ठीक है, अगर जो जेनेटिक मटेरियल आपका ये है, सल्फर है, जेनेटिक मटेरियल अगर सल्फर है, तो इसके जेनेटिक मटेरियल में क्या मिल जाएगा, इसके जेनेटिक मटेरियल में क्या आ जाएगा बच्चे, डीएनए। क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा ना, मिल जाएगा ना सल्फर। हमेशा वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल ही तो छोड़ता है अंदर, अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देता है, किसी के अंदर डाल देता है। आपके अंदर वायरस आता है तो प्रोटीन कोड को बाहर छोड़ देता है, आपके अंदर क्या डालता है, अपना जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, और इसमें हमने क्या डाला बच्चे, ऐसे सल्फर डाल दिया। ठीक है, अब इधर जो है आपका, इधर जो आपका वायरस है, इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने क्या डाल दिया बच्चे, फास्फोरस। क्या डाल दिया, फास्फोरस। तो ये अगर इसके अंदर जाएगा, अगर ये जेनेटिक मटेरियल है, अगर ये जेनेटिक मटेरियल है, तो जब ये इकोलाई के अंदर जाएगा तो ये इसमें क्या ऐड कर देगा, फास्फोरस। ठीक है, ऐड करेगा ना फास्फोरस, यस मैम। ऐड कर देगा फास्फोरस। अगर ये चीज ट्रांसफर हो रही है तो, ये चीज ट्रांसफर हो रही है तो, ठीक है, तो हमको क्या पता, हमको पहले से पता है कि प्रोटीन तो ट्रांसफर होता नहीं है, तो हमको दिखेगा क्या यहाँ पे, हमको सिर्फ और सिर्फ ई कोलाई का क्या दिखेगा, जेनेटिक मटेरियल ऐसे।
अब देखो इसमें होगा क्या। हमने इस तरह से दोनों को तैयार कर दिया। बम इम्प्लांट करते हैं ना, बम बम डालते हैं कि नहीं, बम इम्प्लांट करके भेजते हैं ना लोगों को, ठीक है। यस मैम। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है कि इसको बिठा दिया इसके ऊपर, इसको बिठा दिया इसके ऊपर, दोनों ने क्या किया, इन्फेक्ट कर दिया, दोनों ने इन्फेक्ट कर दिया किसको, बैक्टीरियल सेल को। ये दोनों बैक्टीरियल सेल क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। अब देखो ये इनका जेनेटिक मटेरियल आ गया अंदर, जेनेटिक मटेरियल आ गया, वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया, ठीक है। यस, उन्हीं के जैसे, जैसे कोविड आया था ना वैसे जेनेटिक मटेरियल बच्चे आ गया। अब जेनेटिक मटेरियल में इन्होंने क्या देखा, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल, किसी भी तरह का कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल ई कोलाई के अंदर दिखा ही नहीं। हमने क्या सोचा था कि ई कोलाई के अंदर हमको सल्फर दिखेगा, जो हमने उसको पहनाया था वायरस को सल्फर, वो सल्फर हमको यहाँ दिखेगा, लेकिन हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि कोई सल्फर इसके अंदर नहीं आया। यहाँ पे ये जैसा तैयार किया था, ये सल्फर किसके पास रह गया भाई, ये सल्फर किसके पास रह गया, वायरस के ही पास रह गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये चीज ट्रांसफर होती ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हमने देखा कि ई कोलाई के अंदर क्या आ गया बच्चे, फास्फोरस आ गया। हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस डिटेक्टेड इन सेल, ठीक है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। और ये जो आपका वायरस था, इसके पास अब फास्फोरस नहीं है, क्योंकि फास्फोरस कहाँ छोड़ दिया उसने अपना, ई कोलाई के अंदर। तो इससे समझ में आ गया ना कि ट्रांसफॉर्मिंग कौन है मटेरियल, आपका डीएनए, ठीक है। DNA. आपका क्या है, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था बच्चे, इसको लिया था, सबसे पहले इन्फेक्ट कराया, इन्फेक्ट कराने के बाद इनकी ब्लेंडिंग की, ठीक है, सेंट्रीफ्यूग किया, इनको दोनों को मिक्सर में डाल के सेंट्रीफ्यूग किया। फिर इन्होंने देखा कि भाई किसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल दिख रहा है, किसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं दिख रहा है। क्यों सेंट्रीफ्यूग किया था, ताकि प्रोटीन कोट जो है, प्रोटीन कोट अलग हो जाए। जो प्रोटीन कोट यहाँ पे चिपका हुआ रहता ना, प्रोटीन कोट अलग हो जाए, अंदर में सिर्फ और सिर्फ हमको क्या दिखे, हमको रेडियो एक्टिव मटेरियल दिखे, जेनेटिक मटेरियल दिखे। इज दिस क्लियर? मैम मैम इन्होंने कोई नई चीज थोड़ी बताई, मतलब ये तो पहले डिस्कवर हो गया था ना कि डीएनए ही पास होता है, कोई भाई प्रोटीन पास तुमको नहीं पता है होता। ना, तुमको पता है कि पहले डिस्कवर, तुमको पहले से पढ़ा दिया गया 11th में 10th में, डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, डिस्कवरी नहीं हुई थी, जब इन्होंने बताया तब पता चला। हम पहले से क्रोमैटिन वगैरह पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, लेकिन हमने इनहेरिटेंस में क्या देखा कि कुछ भी नहीं पता था, मेंडल के टाइम तक कुछ पता ही नहीं था, हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। क्यों पढ़ा है, ताकि मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझ सके, नहीं तो हमको समझ में नहीं आता, ठीक है। बाप रे, ये बैच बिल्कुल जान खा जाता है, बहुत टाइम लगता है आप लोगों को समझाने में। इस बैच को समझाने में कोई एक टॉपिक सवाल ही बहुत जुमला। तरीके से समझाना पड़ता है भाई, बहुत ज्यादा तरीके से। चलो वेरी गुड, मैम अटेंडेंस में ठीक है, मैम अटेंडेंस ले लो, वेरी गुड। नहीं नहीं, मैं बुरे बच्चे थोड़ी बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि बहुत टाइम लगता है इस बैच को, मतलब समझाने में, बहुत अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है। हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं बच्चे, कोशिश कीजिए कि हम उस बैच के बराबर आ जाएं, ठीक है। एक और जो बैच है आपका इसी का, उसके बराबर आ जाए, ठीक है। सो हाउ वाज द क्लास, समझ में आ गई, सारे एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए, प्यूरिन का आपका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। Yes, ma'am. ओके ओके, थैंक यू फॉर द ATPs, थैंक यू फॉर द कमेंट, ओके गुड। मैम लीव मैम अटेंडेंस ले ली क्या आपने? अटेंडेंस, हाँ